बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफ़ज़ल हनीफ़ और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद होने वाली है, स्पेशली वो लोग जो लोग अपना अरामको के साथ कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफ़िसर या HSE ऑफ़िसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, WPR। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होने वाली है, ख़ास करके जो लोग रिफ़्रेशर हैं या जो लोग गल्फ़ रिटर्न हैं, UAE कतर वगैरह से जो वापस आए हैं और वो अरामको में सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं। तो जब आप अरामको में आते हैं तो अरामको अप्रूवल लेने के लिए आप लोगों को एक रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये जो तरीक़ाकार है ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने किस तरह पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आप अप्रूवल के लिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, अरामको में CV आपकी जाती है, उसके बाद आप लोगों को एक स्केड्यूल मिलता है। स्केड्यूल मिलने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे जाना होता है अरामको में, हेड ऑफिस में या जिस जगह पे भी वो लोग आपको कॉल करें, उसमें आपको जाके पहले एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। उस रिटन टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपका अगर 80% आप मार्क्स ले जाते हैं, आप 80% मार्क्स लेने के बाद फिर आप लोगों को इवैल्यूएशन होती है और इंटरव्यू होता है। अगर आप लोग 80% मार्क्स नहीं लेते तो फिर चांस होता है कि वो आप लोगों को बुलाएं या ना बुलाएं। फिर भी मोस्टली ऐसा होता है कि अगर 80% मार्क्स नहीं भी आते तो वो लोग बुला लेते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो रिटन टेस्ट है वो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले उसमें आते हैं, मोस्टली आते हैं मल्टीपल क्वेश्चन, MCQs। उन MCQs को आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह सॉल्व करना है और किस तरह उन लोग उसको टिक मार्क करना है। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप लोगों के सामने पेपर आएगा तो पेपर 7, 8, 10 शीट के बराबर भी हो सकता है। मे बी 10 शीट हो, मे बी 8 शीट हो, मे बी 6 पेपर हों एक साथ जुड़े हों। आपने पेपर को देख के घबराना नहीं है, पेपर को देख के ये नहीं कहना कि यार इतना लंबा पेपर है पता नहीं क्या होगा। आपने बड़े आराम से पेपर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने MCQs पढ़ने हैं, MCQs पढ़ने हैं सबसे पहले। और MCQs पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है क्योंकि वो लोग एक माइनर सा डिफरेंस रखते हैं तमाम आंसर के दरमियान, एक 19-20 जिसको हम बोलते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब नीचे देखेंगे MCQs तो आप देखेंगे यार आपने पहला पढ़ा तो आप देखेंगे यार ये भी आंसर है इसका, आपने दूसरा पढ़ा तो बोलेंगे ये भी इसका आंसर है, तीसरा पढ़ा तो वो भी आपको लगेगा जैसे यार ये भी इसका आंसर है, नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ अबव। तो आप देखेंगे यार तीनों आंसर मिलते हैं तो ये फोर्थ वाला सही है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना। मैं जो भी क्वेश्चन इसमें दूंगा उन क्वेश्चंस को आपने ये वीडियोस को बार बार देखना है और उनको समझना है। समझने के बाद फिर आप लोगों ने खुद उसको आंसर देखने हैं। और मैं ये भी बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि अरामको जो है वो ओशा स्टैंडर्ड फॉलो करती है। मोस्टली इसमें आपको ओशा स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए नज़र आएगी अरामको। उसमें ओशा स्टैंडर्ड होंगे, उसके बाद कुछ अरामको के अपने स्टैंडर्ड होंगे, कुछ मॉडिफाइड स्टैंडर्ड होंगे। तो ये जो अरामको की बुक है CSM कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, जो अरामको का अपने स्टैंडर्ड की बुक है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, सारे स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, हर चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। वहाँ से ये आपको सारे स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। लेकिन वो ये अभी कुछ टाइम के बाद आपको ये आंसर क्वेश्चन वाली जो वीडियोस हैं ये मिलती रहेंगी। इसके पार्ट्स मैंने बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, जहाँ तक ये मेरे पास जितना डाटा है, जितने भी पार्ट बन गए वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद मैं इसके जो अरामको के खुद के स्टैंडर्ड हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल के, जो CSM है, एडिशन 5 अभी आ गया है, उस एडिशन 5 में से जो भी मैं देखूंगा कि जितनी स्लाइड्स में बना सका, जितनी वीडियोस में बना सका वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वो एक कोर्स बना के मैं आप लोगों को वो तमाम वीडियोस अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, बाकायदा इसमें से अपडेट लेते रहें। जो जो वीडियो आपको आएगी उसमें आपको अरामको के हवाले से सेफ्टी ऑफिसर्स को, HSE ऑफिसर्स को, जो सुपरवाइज़र हैं उनको तमाम उसमें अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों का यही काम है कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, उसको रटा नहीं लगाना। वीडियो को बार बार देखें, क्वेश्चन को किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है वो देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेमेबल मटीरियल्स
स्टोरेजेस एरियाज़ कैनॉट बी लोकेटेड विद इन डैश ऑफ अदर बिल्डिंग्स आर स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि अरामको के खुद के स्टैंडर्ड हैं और इसमें ये लोग ज़्यादातर ओशा को भी फॉलो करते हैं, कुछ इनके मॉडिफाइड हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये अरामको के खुद का स्टैंडर्ड है, ये अरामको के CSM से लिया गया। कुछ जनरल क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ जो निबोज से रिलेटेड हैं या ओशा से रिलेटेड हैं या आयोस से रिलेटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको इसके अपने जो स्टैंडर्ड है उसमें से आएंगे। फ्लेमेबल मटेरियल वो आपको पता है जो जिसको आग जल्दी आग पकड़ लेता है। स्टोरेजेस वो पूछ रहा है कि जो फ्लेमेबल स्टोरेजेस एरिया है कैनॉट बी लोकेटेड विद इन डैश ऑफ द अदर बिल्डिंग। जो आपका स्टोरेज एरिया है जिसमें आपने फ्लेमेबल मटेरियल रखा है उससे दूसरी बिल्डिंग या दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर कितना दूर होना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर है 25 फीट, 50 फीट, 50 मीटर्स, 100 फीट। तो ये आपने जब तक CSM नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये स्टैंडर्ड नहीं समझ आएगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, फिर जब आपको दूसरी वीडियोस मिल जाएंगी CSM की या आपके पास बुक्स आ जाएंगी। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी और जो HSC होम के नाम से ग्रुप है हमारा फेसबुक का, उस पर भी ये सब फाइल्स अपलोड कर रखूँगा। थोड़ी देर तक आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से ले सकें। यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं, आपको फेसबुक से भी ले सकते हैं और आपको हो सकता है गूगल से भी ये चीज़ें मिल जाएं। तो फ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज एरिया कैनॉट बी लोकेटेड विद इन डैश ऑफ द अदर बिल्डिंग्स आर स्ट्रक्चर्स। तो एज़ पर स्टैंडर्ड इसका उन्होंने रखा है 50 फीट कि 50 फीट के अंदर जहाँ पर आपका फ्लेमेबल स्टोरेज है उसके करीब कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, मूव टू सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ अ स्ट्रेट ऑफ एक्सटेंशन लेडर इज। कहता है जो हम दीवार के साथ या किसी भी स्ट्रक्चर के साथ आप जब सीढ़ी लगाते हैं, जो स्टेयर लगाते हैं, तो द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, तो उसकी जो रेशो हम लेते हैं कि हमने कितना उसको वर्टिकल करना है और कितना हॉरिजॉन्टल करना है। स्पेसिंग ऑफ ए स्ट्रेट ऑफ एक्सटेंशन लेडर इज़, तो वो हमारा रेशो क्या होना चाहिए। इसमें एक बहुत ही जो कॉमन पॉइंट है जो हमें देखने को मिला है कि यूजुअली हम लोग इसको 1:4 भी लिखते हैं, यानी 4:1 है लेकिन 1:4 भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अरामको में जब आप लोग जाते हैं तो ये हमारे कुलीग के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो आंसर करने के लिए गया तो उसने 1:4 लिखा है, तो उसको बताया गया कि 1:4 नहीं 4:1 है। तो आपने अरामको स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको हल करना है। तो ये लोग मानते हैं 4:1 है, 4 की रेशो 1। तो या जैसे सीढ़ी लगी है उसके दीवार के साथ, तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 4:1 की रेशो पे वो सीढ़ी लगाते हैं, उसका स्टैंडर्ड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपने सही तरीके से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन समझना है। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, अरामको का जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ये आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अरामको में जितना भी काम होता है वो सारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया अरामको खुद डिफ़ाइन करती है। तो क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ये खुद आपको समझना, और ये बुक्स में भी मिल जाएगा और आपने यहाँ से पढ़ के इसको याद भी रखना है। व्हाट इज़ द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब उसमें ऑप्शन दी गई हैं, मैस हॉल, पाइपलाइन, टैंक, ऑयल वेल, असेंबली एरिया, पाइपलाइंस, टैंक। द थर्ड वन पेट्रोलियम प्लांट्स, पाइपलाइन वेल, सिक्योरिटी गेट, पेट्रोलियम प्लांट्स, पाइपलाइन वेल। ये सब आप लोगों ने पढ़ना है, आराम से देखना है इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ जो कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्लांट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, वेल्स हैं, सीवेज हैं, ट्रीटमेंट्स प्लांट हैं, लोडिंग पियर्स हैं। तो इसमें अरामको की तरफ से हमको इन सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्टेड, इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इंक्लूड की गई हैं। तो इसका आंसर एज़ पर CSM पेट्रोलियम प्लांट्स, पाइपलाइंस, वेल, सीवेज, ट्रीटमेंट्स प्लांट, लोडिंग पियर्स। क्वेश्चन नंबर 4, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। वाई परमिट इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। कह रहा है कि वाई परमिट इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। आपको पता है कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका वर्क परमिट होना लाजमी है, वर्क परमिट होगा तब काम स्टार्ट होगा। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन समझना है आपने, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। इसके ऑप्शंस देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हर ऑप्शन पे आपको लगेगा ये सही है। वाई परमिट इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आपको, ये उसने नहीं कहा कि आपको परमिट कब रिक्वायर्ड है, उसने बोला कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आपको कब परमिट रिक्वायर्ड है। उसका आंसर देखें,
Aramco asked to take permit, the number one. Number two, it is necessary to take permit inside plant. देखें, प्लांट की बात आ गई तो हर काम शुरू करने से पहले हमको परमिट लेना ही लेना है. द थर्ड वन, परमिट इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट हैजर्ड. ये भी बात सही है क्योंकि परमिट हैजर्ड को एलिमिनेट करता है. अब द फोर्थ वन, वी कैन नॉट वर्क विदाउट परमिट. हम नहीं कर सकते परमिट के बगैर. लेकिन फिर बात आपने समझ नहीं है. आपको चारों क्वेश्चन आंसर ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल सेम आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है. लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन को फिर एक बार समझना है कि वाई परमिट इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया. तो हमने रेस्ट्रिक्टेड एरिया पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है, और ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन बताता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया. तो ये अरामको हमको बताती है कि इन 23 मीटर्स, ये अरामको का एक स्टैंडर्ड है कि फ्रॉम लाइव लाइंस, कोई भी पाइप लाइन है या कोई भी हैजर्डियस एरिया है, उससे 23 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड एरिया. इसकी डेफिनेशन मैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया की डेफिनेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा. तो जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया वो अरामको ने डिफ़ाइन किया है, तो फिर अरामको ही हमको कहेगी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में परमिट लेने के लिए. तो इसका आंसर रहेगा अरामको आस्क टू टेक द परमिट इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया. क्यों कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी हमको अरामको ने ही बताया, तो परमिट भी हमको अरामको ने ही बता रहा है कि इसके अंदर लिया. द मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अ स्ट्रेट और एक्सटेंशन लेडर मस्ट एक्सटेंड ओवर द एज ऑफ ए रूफ, एक्सकवेशन और स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म बाय अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ. जब एक स्टेयर कोई भी लेडर लगती है तो वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चाहे वो एक्सकवेशन हो, चाहे वो स्कैफोल्ड हो, चाहे आप छत के ऊपर जाने के लिए वो लेडर लगाएं, तो जो एज है जिसके ऊपर वो टच होती है लेडर, वो एज से कितने मीटर या कितनी हाइट पे वो उसको आपने एक्स्ट्रा रखना है. तो एज़ पर ये CSM स्टैंडर्ड अरामको में 0.9 मीटर है, यानी आलमोस्ट ये 1 मीटर ही हो जाता है. तो आपने 0.9 मीटर या 1 मीटर आपने याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 6. अ वर्क परमिट इज़, ये फिर कन्फ्यूजिंग वाला आंसर है, ये आपने बहुत गौर से पढ़ना है कि वर्क परमिट क्या होता है. अ कम्युनिकेशन बिटवीन इशूअर, रिसीवर एंड वर्कर्स. आप देखेंगे कि बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है कि रिसीवर की और ईश्वर की आपस में कम्युनिकेशन होती है. ये वर्क परमिट जो होता है वर्कर के दरमियान भी होती है. विद वर्क परमिट वी कंट्रोल वर्क बाय गिविंग पीपल परमिशन टू स्पेसिफिक वर्क, ये भी हो सकता है. वर्क परमिट अलाउज स्पेसिफिक वर्क ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट विद स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये भी हो सकता है. अब जब ऊपर तीनों हो सकते हैं तो फिर नीचे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो हम कहेंगे ऊपर बहुत करीब करीब मैच करते हैं तो नीचे वाला आंसर सही है. लेकिन माइनर डिफरेंस है, मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लेना. वर्क परमिट अलाउज स्पेसिफिक वर्क ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट. द थर्ड ऑप्शन, वर्क परमिट जो है अलाउज स्पेसिफिक वर्क, वो स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है. ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट, वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए होता है और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है विद स्पेसिफिक प्रोसीजर, और फिर उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर होते हैं. एज पर लोकेशन और एज पर इक्विपमेंट उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर होते हैं और स्पेसिफिक उसका, ये द ऑप्शन इज थर्ड वन ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन इसमें आप लोगों ने टिक करना है. इसको आप लोग जितना 1 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे आप लोगों को ये समझ आ जाएगी. वर्क प्लेटफॉर्म मस्ट हैव टो बोर्ड, मिड रेल्स, टॉप रेल एंड एक्सेस लेडर वंस दे रीच ए हाइट ऑफ. बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि कब आप लोगों को ये मिड रेल, टॉप रेल और ये एक्सेस लेडर जो है वंस दे रीच ए हाइट ऑफ, ये सब कब ये प्रिकॉशंस लेने हैं. तो 6 फीट 1.8 मीटर, दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन, और ये सब स्टैंडर्ड में, ओशा स्टैंडर्ड में और दूसरे सब स्टैंडर्ड में एक जैसा ही है. एक्सकवेशन स्पॉइल्स मस्ट बी सेट बैक अ मिनिमम ऑफ डैश फ्राम दी साइड्स ऑफ दी एक्सकवेशन, कि वो जब एक्सकवेशन निकालते हैं तो उसकी जो स्पॉइल होती है वो हमको एक्सकवेशन से एज से कितना दूर रखनी है. तो एज़ पर CSM जो अरामको स्टैंडर्ड है उसमें आप लोगों को 2 फीट बताया जाता है कि आप लोगों ने 2 फीट जो आपकी स्पॉइल है, जो आपकी मट्टी है, वो एक्सकवेशन से 2 फीट दूर होनी चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 9. द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑन ए एसिटिलीन गेज इज डैश PSIG. तो ये एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड
ये 15 PSIG है। ये आप लोग जब CSM पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये सारे प्रेशर जो स्टैंडर्ड हैं मिल जाएंगे। द क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम अलाउएबल स्लोप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप बी फॉर द एक्सकवेशन। वो कहता है टाइप बी जब एक्सकवेशन की जाती है, टाइप बी सॉइल में जब एक्सकवेशन की जाती है तो उसमें जो हमारा स्लोप का एंगल रहता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो क्या होना चाहिए? एज़ पर CSM, एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड, ये हमारा 45 डिग्री होता है। यानी जितनी हमारी हॉरिजॉन्टल उसकी हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही हमारा वर्टिकल होगा, 45 डिग्री, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री बनता है। द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज ए क्लास ए फायर एज़ पर अरामको। यहाँ पे जो फायर के खास करके अरामको में स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े से डिफ़र करते हैं दूसरे स्टैंडर्ड से, तो इसलिए आप लोगों ने अगर अरामको में आना है तो आपको अरामको के ही स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें वो बता रहा है कि इन चारों में से कौन सा क्लास ए फायर है। A fire involving ordinary combustible, a fire involving flammable liquids, a fire involving combustible metals, a fire involving live electrical equipment। तो इसमें मोस्ट सूटेबल जो है वो कंबस्टिबल, ऑर्डिनरी कंबस्टिबल जो क्लास ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द सॉइल टाइप दैट इज़ लीस्ट स्टेबल इन एन एक्सकवेशन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल जिसको कहते हैं, मतलब जो बहुत ही लूज सॉइल होती है, वो टाइप सी होती है as per CSM standard, Aramco standard। The question number 13 is what is necessary for a worker to wear on a steel beam 6 feet or more above ground। यानी एक स्टील बीम पर अगर एक खंबे पर या पोल पर एक बंदा चढ़ रहा है तो उसको उस पर क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए? 6 फीट और मोर अबव ग्राउंड, वो अगर 6 फीट से ऊपर जाता है तो अ स्टील बेल्ट विद स्टील और ब्रास कपलिंग, ऐसा हो नहीं सकता। अ फुल बॉडी हार्नेस विद लैंडयार्ड अटैच टू एन एंकर पॉइंट, कुछ समझ में आता है ये भी। ही मस्ट नेवर गो, उसको काम के लिए जाना ही जाना है, ये तो हो नहीं सकता वो ना जाए। नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट सूटेबल अ फुल बॉडी हार्नेस विद लैंडयार्ड अटैच टू एन एंकर पॉइंट। द क्वेश्चन नंबर 14 एंड आई होप इट विल बी लास्ट बिकॉज क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी होती जाए। मैं आपको थोड़े पार्ट करके, थोड़ी वीडियोस करके जैसे जितना जितना मैं बना सकता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन आंसर आपको इन वीडियोस में दे दूँगा, ताकि आप लोग जब अरामको में जाएं तो आप लोगों को कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी पेश ना आए। स्पेशली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिन लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता, वो इधर उधर से पूछते रहते हैं, और फिर अगर किसी को पता भी होता है तो वो बस वो उसी बात में ईगो में कि मुझे पता है तो वो बताना भी पसंद नहीं फरमाता। बहरहाल द लास्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लोड कैपेसिटी ऑफ मोबाइल क्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कह रहा है कि इसमें कौन सा फैक्टर है डज नॉट अफेक्ट द लोड कैपेसिटी, जो अफेक्ट नहीं करता लोड कैपेसिटी पर ऑफ मोबाइल क्रेन, जो मोबाइल क्रेन होती है। यहाँ पे अगर मोबाइल क्रेन हो या कोई भी क्रेन हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने मोबाइल क्रेन का वर्ड यूज़ किया है। तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लोड के ऊपर अफेक्ट नहीं करता? तो बूम लेंथ है, बूम लेंथ है, ज़ाहिर है जब बूम एक्सटेंड होगा तो वो उसके ऊपर लोड के ऊपर इफेक्ट होगा। बूम एंगल है, जब एंगल आपका कम होगा, नीचे ज़मीन के आसपास होगा तो वो लोड के ऊपर इफेक्ट करेगा। एक्सटेंड द आउटरिगर्स फुली, एक्सटेंड वो आउटरिगर्स तो आपने फुली खोलने हैं, अगर आप कम खोलेंगे तो वो लोड के ऊपर अफेक्ट करेंगे, इसलिए आप लोगों को फुली खोलने हैं। अब रहेगी इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी टो ब्लॉक डिवाइस। इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी टो ब्लॉक डिवाइस, ये डिवाइस क्या चीज़ होती है कि जब आप कोई भी लोड उठाते हैं या जो उसका हुक होती है, ऑक्सिलरी हुक होती है उसकी क्रेन की, वो जब ऊपर बूम के साथ जाती है तो उसमें एक स्टॉपर लगाया जाता है ताकि ये बूम को टच ना करे, उसको कहते हैं एंटी टो ब्लॉक डिवाइस। तो ये डिवाइस जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करती है आपके लोड के ऊपर। तो ये आपको 14 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल HSC होम। फेसबुक पे भी आप लाइक कर सकते हैं, पेज पे भी आप लाइक कर सकते हैं।
और ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं। ग्रुप में भी आपको वीडियोस और आंसर क्वेश्चन, बहुत सा डाटा वहाँ से भी मिल जाएगा, बहुत सी फाइल्स आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। और आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हासिल करने के लिए भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो, रेगुलर वीडियोज़ आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।